गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आई थिंक सभी आ गए क्लास में। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। 83 तक हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। 84 ऑफ आईपीसी बात करती है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। ठीक है, यहाँ पर इस सेक्शन में आपको क्या बात बताई गई है कि जो विकृत चित्त व्यक्ति होते हैं, अनसाउंड माइंड के जो पर्सन होते हैं, उनका जो एक्ट है, उनके द्वारा जो किया गया कार्य, क्या वो अपराध होगा? तो इसमें कहा है कि नो, नथिंग is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। क्या कहा गया है इसमें कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो सेक्शन 84 कब एप्लीकेबल होगी? कब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, विकृत चित्तता का आधार आप एज अ डिफेंस कब ले सकते हैं? तो इसमें दो तीन चीजें बहुत याद रखने वाली है। पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इसका डिफेंस आप तब ले सकते हो जब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट हो। मतलब जब वो कार्य आप कर रहे हैं जिसको अदरवाइज वो अपराध होता, लेकिन चूंकि विकृत चित्तता की वजह से, विकृत चित्तता मतलब कि पागल होना, ल्यूनेटिक होना, या इंटॉक्सिकेशन के कारण, या फिर लीगल सेनिटी। यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या विकृत चित्तता में इसमें चार चीजों को इंक्लूड किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो इंसेनिटी है, ये जो विकृत चित्तता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट। जिस समय आप वो कार्य कर रहे हैं उस समय आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कंडीशन में होंगे, जिसके कारण आप जो एक्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, ना तो आपको वो समझ आ रहा है, ना तो आप बिल्कुल इनकैपेबल हैं ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट। आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्या प्रकृति है, आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, मैडनेस के कारण या किसी अदर इंसिनिटी के कारण, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ना आप ये समझ पा रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं क्या वो गलत है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, मतलब विधि के प्रतिकूल है, विधि आपको वो कार्य करने के लिए मना कर रही है, इस बात का भी आपको ज्ञान नहीं है। ये तीन चार चीजें होना चाहिए जब आप सेक्शन 84 का डिफेंस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट। विकृत चित्तता कार्य करते के समय होना चाहिए, और ऐसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण आप अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होंगे, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट, एंड दैट यू आर डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। आप इस चीज को समझने में भी असमर्थ हैं कि जो आप कर रहे हैं वो विधि के प्रतिकूल है, विधि विरुद्ध कार्य आप कर रहे हैं और वो गलत है। मतलब आप ये डिस्टिंग्विश करने में इनकैपेबल है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये आधार है सेक्शन 84 के पूरे इंग्रेडिएंट है। अगर इसमें से एक भी तथ्य नहीं है तो आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते। मतलब अगर एक्ट करते समय आप भले ही मेडिकली ये प्रूफ है कि आप इंसेन पर्सन है, मेडिकली, यहाँ पर मेडिकल इंसेनिटी और लीगल इंसेनिटी में फर्क है। ठीक है, सेक्शन 84 में मेडिकल इंसेनिटी को ग्राउंड नहीं लिया जाता है, लीगल इंसेनिटी को ग्राउंड लिया जाता है। अब सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग लीगल इंसेनिटी किसको माना गया है? सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग लीगल इंसेनिटी इस चीज को माना गया है कि जो भी व्यक्ति सेक्शन 84 का लाभ लेना चाहता है उसको लीगल इंसेनिटी प्रूव करनी है। ठीक है, विधिक विकृत चित्तता को प्रूव करना है आपको। तो विधिक विकृत चित्तता या लीगल इंसेनिटी को प्रूव करने का ग्राउंड क्या है कि बस आपको दो चीजें प्रूव करना है कि जिस समय आप वो एक्ट कर रहे थे उस समय आप अपनी कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे थे, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर एक्टिविटी, और आपको इस चीज का नॉलेज नहीं था कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो गलत है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं वो विधि के प्रतिकूल है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और क्या है, गलत है। ये दो चीजें भी आपको
ज्ञान नहीं था जिस समय वो आप एक्ट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज प्रूव कर दी, यानी कि दिस इज द प्रूफ ऑफ लीगल इंसिनिटी, और अब आप 84 का ग्राउंड ले सकते हैं। अब बात करें मेडिकल इंसिनिटी की, तो मेडिकल इंसिनिटी मीन्स जो डॉक्टर सर्टिफिकेट द्वारा आपको बताए। अब मेडिकल इंसिनिटी में क्या होता है कि भाई अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो साइकोलॉजिस्ट का एक ये धारणा चलती है कि भाई वो डॉक्टर है, उसने इतनी डीप स्टडी की हुई है अपने फील्ड की कि वो एक नॉर्मल अच्छे खासे इंसान में भी आप जाओगे और आप उसको बताओगे अपना हैबिट्स, अपना जो भी आपका पूरा रूटीन है, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको इतना डीप नॉलेज होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के बता देगा कि हाँ आप भी जो है एबनॉर्मल है, कुछ भी फैक्ट हुआ तो बोलेंगे आप। इसलिए मेडिकल इंसिनिटी को सेक्शन 84 में ग्राउंड नहीं बनाते हैं, सिर्फ लीगल इंसिनिटी को बनाते हैं। तो लीगल इंसिनिटी क्या हो गए, दो चीजें हो गई कि एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट you are incapable to know the nature of your act, you are incapable to judge whether your act is wrong or contrary to me। ये दो ग्राउंड पर, ठीक। अब बात करते हैं इस 84 के ऊपर क्या हुआ कि जब इंग्लिश लॉ के समय से बहुत सारे केसेस आते थे, तो हर कोई देखो तो लीगल इंसेनिटी का जो है लाभ ले लेता था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। तो बहुत सारे टेस्ट आए, तो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सेक्शन 84 से रिलेटेड टेस्ट, जैसा कि आपको बहुत सारे केस लॉ है और उससे रिलेटेड टेस्ट है, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आया था आर वर्सेस अर्नोल्ड 1724। ये जो आपका केस है आर वर्सेस अर्नोल्ड का, ये इसमें आपका आया था वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। क्या बोला गया इसको हिंदी में भी वाइल्ड बीस्ट टेस्ट ही कहेंगे, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। इस टेस्ट का मतलब ये है कि जो पर्सन है वो इनकैपेबल है ये डिस्टिंग्विश करने में कि क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है। इस टेस्ट को कहा गया वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, ठीक है। that the person is incapable to distinguish between good and evil। गलत और सही में भेदभाव करने, गलत और सही में डिफरेंस निकालने में जो पर्सन है वो कैसा है, इनकैपेबल है। तो इसको क्या कहा गया, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। तो ये देखा जाएगा जब भी कोर्ट के सामने कोई केस आएगा, तो वो ये देखेंगे कि क्या ये जो पर्सन है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है और ये सेक्शन 84 का लाभ ले रहा है, तो उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा कि जिस टाइम उसने वो एक्ट किया, क्या उस टाइम वो सही और गलत में फर्क करने के लिए कैपेबल था। अगर वो इनकैपेबल था, नहीं था उस कंडीशन में, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो क्या है, अंडर सेक्शन 84 इंसेन है और उसको उसका क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। फर्दर इस वाइल्ड बीस्ट टेस्ट को अप्रूव किया गया लॉर्ड फेरर्स केस में, जो कब का है, ये 1760 का है। तो इसी को वाइल्ड बीस्ट टेस्ट को अप्रूव कर दिया गया। तो लॉर्ड फेरर्स केस 1760 का, याद रखना 1724 का 1760 का। उसके बाद नेक्स्ट रूल आया इंसेन डिल्यूजन टेस्ट। ये भी एक मेंटल डिजीज होता है, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट। इंसेन मतलब पागल व्यक्ति, डिल्यूजन मतलब भ्रम। तो हेडफील्ड्स केस 1800 का था ये हेडफील्ड्स केस, इसमें ये टेस्ट आया। ये आपसे सीधे सीधे केस लॉज पूछ लेंगे कि सेक्शन किस सेक्शन से रिलेटेड है ये केस लॉ। टेस्ट पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट कौन से सेक्शन में बताया गया है और किस केस में कौन सा टेस्ट बताया गया है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए आपको ये पूरे केस लॉज याद रखना है। इंसेन डिल्यूजन टेस्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति ऐसे डिजीज, ऐसे मेंटल डिजीज से गुजर रहा है जहां पर उसको भ्रम हो जाता है। डिल्यूजन मतलब कहता है भ्रम। किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि सामने वाला पर्सन मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, और इस भ्रम के कारण वो अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर्सन को क्या करता है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो एक डिजीज से सफर कर रहा है, वो एक बीमारी से ग्रसित है, दिमागी बीमारी से, जिसमें उसको भ्रम बैठ जाता है। तो वो बीमारी में ये भ्रम है उसको कि सामने वाला पर्सन मुझे अटैक करने वाला है, सामने वाला पर्सन मुझे जान से मारने वाला है, इसलिए वो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट करता है, इसलिए उसको सेक्शन 84 का क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो ये इंसेन डिल्यूजन टेस्ट इस केस में कहा गया। उसके बाद एक और केस आया, बॉलर्स केस 1812 का है ये। इसमें क्या कहा गया, द टेस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वाज फॉर्मुलेटेड। इसमें फिर और ज्यादा मतलब ये जो केसेस आ रहे थे कंटिन्यू, इसके बाद और थोड़े से चीजों को एलेबोरेट किया गया। इन्होंने भी कहा कि भाई कैपेसिटी को देखा जाएगा, जो भी एक्यूज आएंगे तो उनकी कैपेसिटी को देखो कि क्या वो सही और गलत में अंतर करने के लिए कैपेबल है, और क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। इस केस में बस ये कुछ ज्यादा खास केस नहीं था।
इसके बाद ये जो बॉलर्स केस था सेटिस्फैक्टरी कोई रिजल्ट नहीं दे पाया, तो फिर उसके बाद लास्टली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, वो है मैकनॉटन केस या एमनॉटन केस जिसको कहा जाता है 1843 का, और ये मैकनॉटन रूल्स के नाम से भी बहुत फेमस है। तो ये केस तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रिलिमिनरी में कि व्हाट आर द मैकनॉटन रूल्स, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पूरे केस को अच्छे से पढ़ लेना। इस केस में क्या होता है कि डिनायल मैकनॉटन एक व्यक्ति होता है, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डिनायल मैकनॉटन जो है ये एक व्यक्ति होता है, ये मर्डर कर देता है एडमंड ड्रम्स का। तो ये जो एडमंड ड्रमंड होते हैं ये सर रॉबर्ट पी जो स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसका कौन होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। तो इस व्यक्ति को डिनायल मैकनॉटन को कौन सी बीमारी थी, ये जो हमने हेडफील्ड केस में पढ़ी है ना, इनसेन डिल्यूजन, इसको ये बीमारी थी। तो ये इनसेन डिल्यूजन के अंतर्गत था, ये इस बीमारी से ग्रसित था। तो इस व्यक्ति को क्या भ्रम था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुझे मारना चाहता है, कौन, सर रॉबर्ट पी। डिनायल मैकनॉटन को ये लग रहा था कि ये जो सर रॉबर्ट पी है जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनको जान से मारना चाहते हैं और ये अपने सेल्फ डिफेंस में इनका मर्डर करना चाहते थे। और इसको क्या भ्रम था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, उसने इस भ्रम में इसके प्राइवेट सेक्रेटरी को मार दिया, एडमंड ड्रमंड को। मारना इसको सर रॉबर्ट पी को था, लेकिन इसने मार दिया इसको इस भ्रम में कि ये जो है मुझे ही मारना चाहते हैं। तो जब केस पहुंचा और केस में ये प्रूफ हो गया कि ये जो है इस डिजीज से ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित है, इनसेन डेल्यूजन से, और इनको जो है एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी को मारा था और उसको छोड़ दिया गया, तो ये बहुत एकदम विवादास्पद विषय बन गया, बहुत ज्यादा इस पर डिबेट हुई और बहुत ज्यादा मतलब बवाल खड़ा हुआ कि ऐसे कैसे छोड़ दिया गया, ऐसे तो फिर हर कोई आए दिन आ जाएगा मारने के लिए और बोलेगा मैं तो पागल हूँ और लाभ ले लेगा 84 का। तो फिर इस केस में ये केस को एक 15 जजेस को बेंच को सौंप दिया गया और कहा गया कि कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके दिए उस बेंच को, 15 जजेस की बेंचेस को, कि आप जो है एक फाइनल रूल तैयार कीजिए कि क्या रूल्स हो, ऐसे कौन से एक लिस्ट बता दीजिए कि किस बिहाफ में हम सेक्शन 84 को या किस बिहाफ में हम इंसेनिटी का लाभ ले सकते हैं। 84 तो इंडियन में है, तो ये इंग्लिश केस था। तो इन्होंने क्या कहा कि इनको एक क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस की लिस्ट दी और कहा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स उस 15 जजेस की बेंच ने दिए, उन्हीं आंसर्स को कहा गया मैकनॉटन रूल्स। वही आंसर्स क्या थे, रूल्स बन गए। तो जो रूल्स थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रूल्स क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला इसमें जो रूल आया इस केस में, पहला ये आया कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन एंड टू possess sufficient degree of reason to be responsible for his crime until contrary is proved to the satisfaction of the jury or the court। पहला रूल इन्होंने ये दिया कि जब भी न्यायालय के सामने कोई भी केस आएगा और कोई भी पर्सन इंसेनिटी का डिफेंस लेना चाहता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये अवधारणा करके चलेगी कि जो ये व्यक्ति आया है ये बिल्कुल साउंड माइंड का है, बिल्कुल सेम है, ये इसमें कोई भी विकृत चित्त नहीं। तो पहली अवधारणा क्या करके चलेगी, कोर्ट अपनी साइड से ये अवधारणा करके चलेगी कि ये जो पर्सन है ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल साउंड माइंड का पर्सन है, जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड ना किया जाए। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं इंसेन हूँ, मैं अंडर मेंटल डिजीज हूँ, मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ दिमागी तौर पे, तो ये आपको प्रूव करना होगा। सॉरी, ठीक है। तो पहला रूल क्या था कि लॉ की साइड से यही अवधारणा की जाएगी कि जो पर्सन आया है वो सेम है, साउंड माइंड का है, इसको प्रूव करना होगा। जो पार्टी लाभ लेना चाहती है वही प्रूव करेगी जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल था टू एस्टेब्लिश डिफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी इट मस्ट बी क्लियरली शो that at the time of committing the act, the accused was laboring under such a defect of reason from disease of mind that he did not know the nature and quantity of the act he was doing, or that he did not know that what he was doing was wrong. Second proposition, which is the section 84 of IPC। तो मैकनॉटन केस का जो रूल सेकंड है, जो इन्होंने सेकंड रूल दिया है, वही हमारी सेक्शन 84 है। सेकंड रूल में इन्होंने क्या कह दिया कि जब भी आप इंसेनिटी का डिफेंस लेना चाहते हैं, विकृत चित्तता का,
डिफेंस आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना होगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, जिस समय आप कार्य कर रहे थे उस समय आप ऐसी दिमागी बीमारी से ग्रसित थे जिसके कारण आपको अपने कार्य की प्रकृति समझ में नहीं आ रही थी, आप असमर्थ थे समझने में, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड यू आर अनेबल टू नो द एक्ट दैट यू आर डूइंग इज रॉन्ग और गुड। और एक्ट जो भी आप कार्य कर रहे हैं कि वो सही है या गलत, ये डिस्टिंग्विश करने में भी आप असमर्थ थे। सेकंड रूल ये है। थर्ड वन इज if the accused was conscious that the act was one which he ought not to do, and if that act was at the same time contrary to the law, he would be punishable. यदि व्यक्ति को इस चीज का बारे में ज्ञान है कि जिस समय वो कार्य कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, अगर वो ये बोलता है कि उसको पता था कि वो जो काम कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, विधि के विरुद्ध है, या जो वो एक्ट कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसको 84 का या इंफिनिटी का लाभ नहीं मिलेगा और वो पनिशेबल होगा, भले ही मेडिकल एविडेंस से प्रूफ हो जाए। थर्ड रूल ये था, ठीक है, कि मेडिकल इंफिनिटी भले ही प्रूफ है, लेकिन चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लीगल इंफिनिटी प्रूफ होना चाहिए, और लीगल इंफिनिटी का मतलब है कि आप अपने कार्य की प्रकृति को नहीं जानते हैं, और जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा आपको ये भी नहीं जानते हैं, और आप ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। अगर इन तीनों पॉइंट में से आपने एक भी बोल दिया कि आपको ये पता था कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, अगर आपने ये बोल दिया कि आपको ये पता है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो रॉन्ग है, अगर आपने ये जता दिया कि आपको अपने एक्ट की प्रकृति समझ में आ रही थी कि जो आप कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, और उसके बाद आप वो एक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको इंफिनिटी का लाभ नहीं मिलेगा। फोर्थ रूल, a medical witness who has not seen the accused previous to the trial should not be asked his opinion whether or evidence he thinks that the accused was insane. Thirdly, ये कहा गया कि मेडिकल विटनेस के तौर पे किसी भी न्यूली डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। ऐसा डॉक्टर जो पहली बार एक्यूज को देखने आया है और पहली बार देख करके अगर वो बोलता है कि ये पागल है, तो उसकी रिपोर्ट को एज एविडेंस या मेडिकल विटनेस के तौर पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि यदि किसी डॉक्टर ने पहले से किसी व्यक्ति को देखा है तो वो उसके बारे में ज्यादा बेटर तरीके से बता सकता है कि पहले इसका क्या नेचर था, अब इसका क्या नेचर है, तो वो डिफरेंशिएट करता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ही कोई डॉक्टर किसी पर्सन को देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो एक्यूज्ड है तो वो तो और जानबूझ करके डॉक्टर के सामने पागलपन वाली हरकतें देगा, तो रिपोर्ट वैसी ही आएगी। इसलिए इन्होंने ये कहा कि अगर पहली बार कोई नया डॉक्टर एक्यूज को देखता तो उसकी रिपोर्ट को एज मेडिकल विटनेस नहीं माना जाएगा। फिफ्थ रूल, where the criminal act is committed by a man under some insane delusion as to the surrounding facts, which conceals from him the true nature of the act he is doing, he will be under the same degree of responsibility as he would have been on the fact as he imagined them to be. तो लास्ट रूल में क्या कहा गया? ये कहा गया, ये जो हमने ब्रह्मपुर ये मैग्नोटन का जो केस पढ़ा था कि यदि कोई क्रिमिनल एक्ट किसी पर्सन ने इंसेन डेल्यूजन में किया है, मतलब किसी भ्रम के आशय में किया है, as to the surrounding facts which conceals from him the true image, ऐसे फैक्ट्स उसके सामने मतलब उसके सराउंडिंग में ऐसे तथ्य थे जिसके कारण उसको ऐसा भ्रम हो गया और उस भ्रम के कारण उसने ऐसा कार्य कर दिया है, तो उसको इसका लाभ मिल जाएगा और वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा कि हाँ अगर भाई उसको ट्रू इमेज पता होती है, ट्रू फैक्ट्स उसको पता होते तो वह कार्य वह नहीं करता, तो इसलिए उसको इस आधार पर भी लाभ मिल जाएगा। कौन सा? इंसेन डेल्यूजन। ठीक, तो ये इसके 5 रूल्स थे। अब जो इंडियन लॉ है हमारा सेक्शन 84 है वो फर्स्ट 2 रूल्स पे काम करता है। पहला वाला रूल कि पहली उदाहरण तो ये की जाएगी जो पर्सन कोर्ट के सामने आया है वो सेम है, आपको ही प्रूव करना है कि आप ग्राउंड लेना चाहते हो डिफेंस। सेकंड कि जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ है, यू आर इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर एक्ट एंड यू आर इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर एक्ट दैट योर एक्ट इज वेदर रॉन्ग और राइट, कि आपका जो कार्य है वो सही है या गलत है, इसको डिस्टिंग्विश करने में आप असमर्थ हो और ये जानने में असमर्थ हो कि आपका जो एक्ट है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। ठीक, ये आपके मैग्नोटन्स के रूल हो गए। अब आगे देखिए इसके 2 और इंपॉर्टेंट केस है। इसी के बाद फिर आता है आपकी नेक्स्ट आती है दुर्निवार भावना का सिद्धांत।
इररेसिस्टिबल इम्पल्स रूल या प्रिंसिपल ऑफ इररेसिस्टिबल इम्पल्स। ये कौन से केस में आया? शॉर्टमैन वर्सेस आर। कौन से केस में आया ये? इसका केस पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग केस लो याद रखेंगे वाला, शॉर्टमैन वर्सेस आर, इररेसिस्टिबल इम्पल्स। इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि जो इंसेन डिल्यूजन वाली जो बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंसेन डिल्यूजन वाली जो बात है कि भ्रम में आदमी था और भ्रम में ऐसा व्यक्ति ने कार्य कर दिया, तो इंसेनिटी का ग्राउंड बता रहे हैं। तो वो इसको अपोज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, इंसेन डिल्यूजन, भ्रम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है और आप उसको इंसेनिटी का ग्राउंड दे रहे हो, तो वो तभी माना जाएगा कि भ्रम भी उसको किसी डिजीज के कारण हुआ है। मतलब दिमागी बीमारी के कारण ही उसको भ्रम होना चाहिए, जिसके कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने वो एक्ट कर दिया, तभी ग्राउंड जो है डिफेंस का दिया जाएगा। ये था इररेसिस्टिबल इम्पल्स, दुर्भावना, दुर्निवार भावना, कि आपको कोई ऐसा मेंटल डिजीज था, उस मेंटल डिजीज के कारण आपको भ्रम पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप एक सेम पर्सन है, जैसे आप और हम लोग बिल्कुल सही है, मेंटली बिल्कुल फिट है, हम लोगों को किसी प्रकार की मेंटल डिजीज नहीं है, लेकिन भाई सेम पर्सन को भी भ्रम हो जाता है, भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। हम लोग सेम पर्सन है। अब मैं हूँ, मैं रोज रास्ते में आती हूँ जाती हूँ और मुझे लगता है कि कोई रोज मेरा पीछा करता है और मैं पलट के एक दिन उसको मार दूं, तो मैं तो सेम हूँ, तो मुझे 84 का लाभ नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इम्पल्स, इररेसिस्टिबल इम्पल्स। तो दिमागी तौर पे अगर मुझे ये भ्रम है कि ये ऐसा है और उसके बाद में अटैक करती हूँ, तो मुझे 84 का लाभ मिलेगा। लास्ट रूल इज दरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, नोन एज दरहम रूल। ये सिर्फ आपको केस याद रखना है, इसके फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पूछ लेते हैं कि दरहम रूल्स या दरहम का बात कौन सी सेक्शन पर इंपॉर्टेंट है? तो सेक्शन 84 पर। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेक्शन 84 कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्शन 85।